अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के मोरदंड वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से मंडल अध्यक्ष बिशन सिंह मनराल जी हैं, जो कि 2013 से जो है मंडल की इनको जिम्मेदारी मिली और संयोजक के तौर पे इन्होंने 2013 से शुरुआत करी। उसके बाद लगातार जो है मंडल अध्यक्ष की इनको जिम्मेदारी मिलती रही और छात्र से ही यानी कि बचपन से ही छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद महेंद्र जी, आपके चैनल का और आपके माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि वो आज कोरोना काल में स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रखें। और इस समय पर जो अभी भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई हुई है सबको लगने वाली है और जब तक वो नहीं लगती तब तक अपना ध्यान रखें और सभी को इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 26 जनवरी का दिन बड़ा कष्टदायक रहा। जहाँ अब तक हम तिरंगा झंडा देखते रहे, वहाँ पे किसानों को झंडा देखने को मिला, जिससे हमारा संविधान के साथ साथ हमारे लोकतंत्र का अपमान हुआ है, देशवासियों का अपमान हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमेशा इस देश को, भारत को वीरों की भूमि माना जाता है। इस देश के लिए पुरातत्व काल से ही अलग अलग लोगों ने आंदोलन करे हैं, लेकिन उनका जरिया कुछ और था। इस देश का किसान कभी इस देश के प्रति गलत धारणा नहीं रखता, इस देश के प्रति पूरे समर्पित है, इस मातृभूमि को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रेम करके रखता है और किसान कभी भी इस देश के लिए हानि नहीं पहुँचाएगा। अभी रही बात 26 जनवरी की, अन्नदाता किसान, उसका बेटा फौज में भी है, उसका बेटा दिल्ली पुलिस में भी है, उसका बेटा इस देश की सीमाओं की प्रहरी बन के भी खड़ा है, तो अपने जनता के बीच में एक रक्षक बन के पुलिस के रूप में भी खड़े हैं। तो कोई भी किसान अपने बेटों के साथ इतना घृणित, इतना कुकृत्य वाला काम नहीं करेगा। जो लाल किले की प्राचीर पर जो तिरंगे झंडे का जो अपमान हुआ वो बहुत दुखद, बहुत निंदनीय कार्य जो हुआ है, उनको मैं किसान नहीं मानता। हम तो कहते हैं कि किसान कभी इस देश के प्रति गलत भावना रख ही नहीं सकता, लेकिन किसान के रूप में पाकिस्तान और चीन से मिले हुए पैसे का दुरुपयोग जो पाकिस्तान, चीन उनको दे रहा है, उसका वो प्रयोग भारत की एकता, अखंडता और यहाँ की शांतिता को ख़त्म करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और जिस तरह से दीप सिंधु की सोशल मीडिया पे फोटो के वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, इससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कहीं ना कहीं दीप सिंधु का बीजेपी से कनेक्शन है और बीजेपी ही इस पूरे जो है हिंसा के पीछे है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दीप सिंधु एक पंजाबी लोक गायक कलाकार है, जहाँ की मेरे संज्ञान में आया हुआ है। कलाकार में क्या होता है कि जब कोई कलाकार या कोई एक्टर कोई जब कभी इलेक्शन लड़ता है या चुनाव लड़ता है तो उसके अंदर एक कलाकार लॉबी जो होती है उसका सपोर्ट के लिए आ जाती है। तो दीप सिंधु भी एक पंजाब का एक लोक कलाकार है, गायक कलाकार है। चुनाव के दौरान उसका संपर्क रहा होगा। देखिए, चुनाव के टाइम कोई भी नेता किसी के साथ कोई फ़ोटो खिंचवाता है तो उसको आप इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते। मैं ऐसी चीज़ दिखा देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से पंडितों का खात्मा करने वाला यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस का वीआईपी चीफ गेस्ट बन के यहाँ रहता था और उसकी कई फ़ोटो हैं। दिग्विजय सिंह की जो अपना जो चैनल जो अभी था, वो जो अभी मलेशिया के अंदर जो बना बैठा हुआ है, जो इस्लाम का जो प्रचारक करता था, उसके साथ फ़ोटो हैं, जिसके कि आतंकवाद में, हवाला में, पैसे में, देश की अराजकता फैलाने में उसका बहुत पैसा लगा हुआ है। तो उसकी फ़ोटो दिग्विजय सिंह के साथ भी है। तो ये तो कहना, फ़ोटो को कह के आप उसको जोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं हुई ना। ये बेसिक है, हो सकती है फ़ोटो गई है लेकिन वो है। तो वो आपके साथ 2 महीने से क्या कर रहा है जी वहाँ सिद्धू बॉर्डर में? अगर वो हमारा आदमी है तो 2 महीने से वो आपके साथ क्या कर रहा है वहाँ पे?
तो ये आप खुद समझिए ना, इस चीज़ का कोई, ये तो कोई लॉजिक तो है नहीं। ये तो एक मुद्दा हो गया जी, बीजेपी काम कर रही है, जो इस देश के प्रति पूरा समर्पण होकर काम करती है, जिसके लिए राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी चीज़ है, इस देश की जननी, इस देश की माटी जो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है, ऐसी विचारधारा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी इस काम को नहीं करेगी। किसानों की बात जहाँ तक है, किसान, उनकी मांग जायज़ है, कहते हैं जो कुछ है मांग जायज़, तो आप बताइए, हम बात करने के तैयार हैं। लेकिन आप, ये तो कोई बात नहीं होती कि आप कानून वापस लीजिए। भैया, कोई कानून संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत बना है, इस देश के सर्वोच्च संसद द्वारा पास किया गया है, कानून बनाया गया है, तो उसको आप बात करने की बात करते हैं। इससे पहले भी कई दौर में बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, उसके बावजूद बेनतीजा जो है नतीजा निकला है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी किसानों की मांग को लेकर जो है ज़्यादा गंभीर नहीं है, किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो उनकी मांग कर रहे हैं, क्या हमने विकल्प, उन्होंने 3 मांगे रखी थी, वो 3 मांगे हमने मानी ही। उनके पास विकल्प क्या है बताइए ना। आज तो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि हमारे मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप आइए ना, आप कुछ विकल्प तो लाइए। आप, राकेश टिकैत के पिताजी जो थे, महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत बड़ा किसान नाम है, उनका सम्मान करते हैं हम, हृदय की गहरे से सम्मान करते हैं। इस देश के किसानों की आवाज़ उठाने वाला वो महापुरुष जहाँ भी आज हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे, खुश रहें जहाँ भी हैं वो। उन्होंने ये कानून की जो बनी थी, ये कानून की, उन्होंने इस बात को माना था कि कोऑपरेटिव भूमि, कोऑपरेटिव खेती होनी चाहिए, किसान को ओपन मार्केट में अनाज बेचने की परमिशन होनी चाहिए। वही इस बिल में है। एमएसपी की बात आप करते हो, एमएसपी पूरे देश में तो लागू नहीं है ना। कई जगह ऐसे किसान हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए सिर्फ अपने पेट भरने के लिए अन्न उग जाते हैं, नहीं बेचते वो, तो वहाँ एमएसपी तो लागू नहीं हो सकता ना। हम तैयार हैं कि हम कानून का रूप देने को तैयार हैं एमएसपी को, लेकिन आप बैठे तो सही बात तो कीजिए। ये कौन सी बात हो कि कानून वापस लीजिए, काला कानून वापस लीजिए। वही कांग्रेस के जब कृषि मंत्री पवार जी थे, पार्लियामेंट के अंदर की कोई भी आप निकाल सकते हो उनका बयान, पार्लियामेंट के उन्होंने बोला था, यही जो कानून की बात आज जो विरोध कर रही है ना कांग्रेस या एनसीपी, विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रही है, इसी बात का उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल गुणगान किया था कि ये चीज़ इस देश के किसान के हित के लिए बहुत होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, अगर एक काला कानून है, इससे पहले किसान का जीवन कौन सा स्वर्णिम था? इस 70 साल से देश का किसान परेशान क्यों है? अगर उन किसानों के हित के लिए अगर कोई कदम आप उठा रहे हैं, तो आप उसको उनके हित के अच्छा ना हो करके, उनके साथ ना हो करके आप उसका विरोध कर रहे हैं। वही कांग्रेस का दो मुंहा रूप, वही विपक्ष। दिल्ली में केजरीवाल सरकार, केजरीवाल ने उसी अधिनियम, उसी बिल को पास कर दिया अपने दिल्ली विधानसभा में, और जाके वहाँ दिखाओ घड़ियाले, अपने घड़ियाले आंसू दिखाता है, सहानुभूति दिखा रहा है गलत कि हम किसानों के साथ में। आपने अपने दिल्ली विधानसभा बिल पास क्यों किया? उस अधिनियम उसको पास क्यों किया आपने? ये दोहरा चरित्र विपक्ष का है। इसके अंदर किसान भाई अपने खेतों में बिजी हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के नाम पर, किसानों के नाम को आगे बदनाम करने के लिए इस तरह कार्य कर रहे हैं। 26 जनवरी का लाल किले की प्राचीर पर झंडे का, तिरंगे का अपमान करना, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। राकेश टिकैत की एक वीडियो भी आई थी और एक काफ़ी पत्रकारों से उन्होंने बात की है, उनके सामने रोए भी वो। कहीं ना कहीं उनका इशारा इस तरफ था, उनने ये भी अपना जो है बयान दिया था कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं, लाठे डंडे लेके बैठे हुए हैं, उनको मारने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? जेएनयू में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुलेआम घूमता, लोग उसे नहीं मार रहे हैं। तो टिकैत तो अपने हिसाब से किसान, एक बहुत बड़े किसान नेता का पुत्र है, उसका एक नाम है, लेकिन आज उनकी अगर कुछ मन के अंदर कुछ अलग सी सोच है, जो नहीं चाहते इसका मुद्दा निकले, और अगर ये इस तरह बात करते हैं, तो एक तरह से एक इमोशनल गेम, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं जनता के बीच में। उनको कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनके साथ कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। ये सब एक इमोशनल कार्ड है, एक भावनात्मक लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन हम लोग करते हैं। मनीष सिसोदिया जी जाके वहाँ पे मिलकर भी आए हैं राकेश टिकैत जी से, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन जो है किसानों को दे रही है, किसान आंदोलन को दे रही है, अन्नदाताओं को दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो, जिस पार्टी की कोई विचारधारा ना हो, नक्सलवाद, अराजकता जिसका एजेंडा हो, वोटों की तुष्टीकरण जिसका काम हो, उस पार्टी के लोगों, उन पार्टी के नेताओं की आप क्या बात करोगे? आप जिस पार्टी ने, जिस बात को कहते हैं कि हम इस देश के अंदर एक अलग तरह की राजनीति ये करेंगे, आज उनसे पूछा जाए कि कौन सी राजनीति है? तुष्टीकरण आप करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं,
इस देश को जो है विघटन करने वाले, खंडित करने वाले लोगों का साथ आप देते हैं। बलात्कारी को आप 10,000 और मशीन आप देते हैं, और इस देश के खिलाफ कोई चलने वाला हो तो उसके साथ आप खड़े होते हैं। दिल्ली में दंगों के दोषियों के साथ आप खड़े होते हैं। आपका पार्षद खुलेआम पूरे जमुना पार के जो दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर, उसको जलाने वाला आपका पार्षद, जिसके अंदर से असला बारूद जो कि एक बहुत ही असहनीय वाला काम, वो चीज़ आप रखते हैं अपनी पार्टी के अंदर। और आज आप किसानों के हितैषी की बात कर रहे हैं। अरे आप दिल्ली की नरेला और जो नजफगढ़ में नाच मंडियाँ है ना, वहाँ अपनी दिल्ली को समझाइए, आप संभालिए। आप केजरीवाल की बात मत, क्या बात कर रहे हो केजरीवाल की? सगुफा फ्री का देना है, लोगों को निकम्मापन दिखाना है और ये राजनीति करना है। और नक्सलवादी और अराजक लोगों की सोच का मैं समर्थन नहीं करता। आज जो लोग जुड़े भी हैं ना उनसे, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं। विचारधारा कुछ है ही नहीं उस पार्टी की, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई विचारधारा नहीं। बस हित देखना है कि मेरे को वोट बैंक का कहाँ बेनिफिट है, मेरे को कौन से पॉइंट करके वोट मिलने हैं। मस्जिदों के मौलवियों को 18,000 रुपये महीना देना, क्या मंदिरों के पुजारियों की अपनी इज्जत नहीं? उनके बच्चे नहीं हैं, उनका पेट नहीं है? अगर इतनी सहानुभूति रखते हो उनके लिए भी दो ना। आप नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि हिंदू को बात में बांध के रखना है, जात में बांध के रखना है, और मुस्लिम वोट हमें एक तरफा पड़ता है। तो इससे तुष्टिकरण करनी है और हिंदू को वोट में बांटना है, हिंदू को जाति में बांटना है, और ये चल रहा है। और हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे नेता हैं जो जात पात की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति करने वाला केजरीवाल हमें जात पात पर लड़ाता है और धर्म की राजनीति करके अपना जो है अपने वोट साधता है और दिल्ली में राज करके बैठा हुआ है। ऐसी विचारधारा के आदमी की तो बात, जो खुद ही यू टर्न हो, गिरगिट से भी ज़्यादा खतरनाक मुँह बदलने वाला हो, उसके बारे में क्या बात की जाए? सर, दिल्ली के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत गोवा और कई राज्यों में चुनाव लड़ने का प्लान आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे भी नहीं लगता आम आदमी पार्टी आने वाले समय में 2022 में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभर सकती है? देखो, लोकतंत्र भारत में है, इसके अंदर किसी भी आदमी को, किसी भी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके अंदर किसी की कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अब केजरीवाल ने तो पहले भी चुनाव लड़ा था, लोकसभा के अंदर उसने जो है खुद भी चुनाव लड़ा था, बनारस से, गोवा में भी चुनाव लड़ा था, सब जगह। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश की जनता आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक पार्टी की विचारधारा, हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो, हर एक पार्टी की नीतियाँ सब समझती है। आज इस देश के अंदर कहीं से भी कोई चुनाव लड़े, जनता सब समझती है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल अगर 70 सीटें उत्तराखंड में हैं, अगर वहाँ से अगर वो अपने एक सीट पर भी अपनी जमानत बचा लेना, तो आप मुझे चुनाव होने के बाद बात कीजिएगा। क्योंकि उत्तराखंड का समाज उसे कभी स्वीकार करेगा ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का समाज में हर घर में एक आदमी फौज में होता है, इस देश के लिए मरने वाला होता है। वो इस देश के ऐसे आदमी की विचारधारा को कभी समर्थन नहीं करेगा उत्तराखंड में, कि वो दिल्ली बर्बाद करने वाले को उत्तराखंड बर्बाद करने के लिए परमिशन दे। वो नहीं चाहता कि उत्तराखंड की देवभूमि भी किसी न किसी तरह से तुष्टिकरण का शिकार हो। तो ये कभी नहीं होगा कि उत्तराखंड का समाज या उसको किसी तरह से स्वीकार करेगा। रही बात गोवा की, तो गोवा में पहले भी चुनाव लड़ चुका है और गोवा की जनता ने उसको उसकी वैल्यू बता दी है, और वो क्या करेगा, वो उसको अपना अधिकार है, लड़े, उसमें हम कोई विरोध नहीं करते, उसका लोकतंत्र, लड़े चुनाव। लेकिन जनता उसको कितना स्वीकार करती है वो केजरीवाल भी समझता है, और जनता उसे इस तरह से इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने वाले नहीं। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, एक सवाल मन में उभरता है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन? 26 जनवरी का दिन, ऐसे में आम इंसान को जो लाल किले के पास जाने की परमिशन नहीं होती, ऐसे में किसान वहाँ चले जाते हैं, झंडा फहरा देते हैं, देश का अपमान कर देते हैं, फौजियों का अपमान कर देते हैं, देशवासियों का अपमान कर देते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं जो आप लोगों की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था आप लोग नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं आप लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश इसमें यह चलाई गई कि 1967 में पार्लियामेंट के बाहर साधु पर गोली चलाई गई, कई निहत्थे साधु की हत्या की गई। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह के काल में किसानों पर गोलियां चलाई गई। आज इस चीज़ को कोई बात नहीं करता, किसानों की बात करने वाले ये बात नहीं करते। रही बात 26 जनवरी की, कहीं ना कहीं वो एक उकसाने वाली कार्रवाई, जो विदेशी जो नीति है, जो इस देश को बदनाम करना चाहती है, इस देश के अंदर गलत संदेश देके लोगों को भड़काना चाहती है, उनकी ये प्लानिंग थी कि हम इतना उकसा दें सरकार को, फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को, कि वो गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि हम लाशों पर राजनीति करें। मैं दिल्ली पुलिस का बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खुद अपने आप को घायल किया, मार खाई,
अपने आप को जो है बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने अपने, वो भी तो हमारे भाई हैं, उन भाइयों में कोई गलत है, हम मानते हैं उसमें कुछ गलत लोग हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। तो वो उन्होंने उस सब्र को, उस बात को मैं दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्रता और बड़े संयम से काम लिया। अन्यथा जो गेम विपक्षी पार्टियाँ खेल रही थी, विदेशी ताकतें खेल रही थी, वो चीज़ वो देखना चाहते, वो उन्होंने नहीं करा। और कभी भी एक रूट था, तय था किसानों को, भाई आपको आना है तो आप एक रूट प्रॉपर तय था कि आप 11 बजे से लेके आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, आप इस रूट पर से निकल के अपनी ट्रैक्टर रैली कर सकते हैं। तो उसके बाद पहली बात तो वहाँ से आपने 10 बजे निकाल दी रैली, और जो रूट आपका तय था उस रूट से आप हट के आप चले, अराजकता आपने फैलाई। और ये इसके अंदर ये नहीं कहोगे व्यवस्था आप रख रहे हो कि मैं किसी चीज़ की कर रहा हूँ, उसके अगर कोई विपरीत कोई चीज़ चली जाती है तो व्यवस्था संभालना मुश्किल होता है। और ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी, उस साजिश को दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने नाकाम किया है। बड़ा धैर्य से, बड़े संयम से काम लेते हुए बहुत बड़ी घटना होने से बचा लिया है। और मैं, अगर जो सपोर्टर हैं, जो कहीं ना कहीं तथाकथित किसान को अपने आप को बनते हैं, कुछ, मैं नहीं कहता उसके अंदर सारे लोग गलत हैं, लेकिन कुछ लोग गलत हैं जो उस चीज़ को अपनी राजनीति सेकने के लिए उस चीज़ को किसानों का मुद्दा बना रहे हैं। अरे भैया, मैं तो सीधा कहता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको कहते हैं कि मैं सारे विकल्प खुले, बात कीजिए, विकल्प दीजिए। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई बात विकल्प आपके पास है नहीं, उस कानून के तोड़ के बात आपके पास बात है नहीं, आप लाइए ना। आप इससे पहले 2014 से पहले आप किसानों की स्थिति देखिए ना, आप सुधरी थी क्या? अगर कोई कदम किसानों के हित के लिए सुधारा जा रहा है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो भाई? इसका विरोध करने का तो आप किसान के तो सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हैं, जो उनके बीच में बैठ के उनको भड़का के उनको जो है बदनाम कर रहे हो। कहीं भी किसान के साथ यकीन से कह सकता हूँ, विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार में आने के बाद बहुत बड़ा दायित्व बनता है, हम किसानों के हित के लिए, किसानों की निकट भविष्य में आने वाले उनके लिए अच्छा कार्य हो, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और किसान हमारे इस देश के अन्नदाता हैं, और हम तो किसानों को, किसान इस देश का अन्नदाता होने के साथ किसान जवान हमारे तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हम उनके लिए गलत कानून, गलत चीज़ क्यों लेके आएंगे? आप इसको देखिए, इसके अंदर कानून आप देखा नहीं, आप अंधेरे में लट बजा रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ? अब किसानों का अगर कोई भला होने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए इस चीज़ का। तो 26 जनवरी का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन जो है किसान झंडा 26 जनवरी को लाल किले के परचीर पे हम लोगों को नज़र आया, जिससे लोकतंत्र का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, हमारे देश का अपमान है, देशवासियों का अपमान हुआ है, हमारे जो फौजी भाई है उनका अपमान हुआ है। कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत जो है गरमाती जा रही है, और हिंसा ने जो है उसमें आग में घी डालने का काम किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जिस पुलिसकर्मियों पे जिस तरह से हिंसा के दौरान हमला हुआ है वो भी बहुत ही निंदे की बात है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि अब जो है जांच की जा रही है, हिंसा को जिन लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिन असामाजिक तत्वों ने इस तरह की हिंसा फैलाने का काम किया है, पुलिस उन पर कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक कर किसानों को जो है संदेश दिया है कि वो सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में सरकार और किसान के बीच में बातचीत में क्या बातें सामने आती है कि किसान कृषि कानून को मानेंगे या फिर इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा या इसे आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी बातें सामने आती है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए होमगार्ड 24/7। नमस्कार। और बेल आइकन को दबाएं।